सैम एक साधारण किसान था, जिसकी हथेली की रेखाएं उसके खेत की दरारों जैसी ही गहरी और सूखी थीं। उसका जीवन संघर्ष का एक अंतहीन चक्र था। पिछले 3 सालों से कुदरत जैसे उससे रूठी हुई थी। कभी आसमान से आग बरसती, तो कभी भरी पूरी फसल रातों रात काली पड़ जाती। गांव के लोग उसे बदनसीब कहते, पर सैम को लगता था कि उसकी जमीन बंजर नहीं है, बल्कि वो बीमार है। वो हर सुबह सूरज निकलने से पहले नंगे पांव खेत में जाता और मिट्टी को इस तरह सहलाता जैसे किसी पुराने घाव पर मरहम लगा रहा हो। उसकी पत्नी राधा अक्सर खिड़की से उसे देखती और भारी मन से कहती, तारांकन सैम, ये मिट्टी अब पत्थर हो चुकी है। ये हमें भूखा मार देगी, चलो शहर चलते हैं। सैम बस एक फीकी मुस्कान देता। उसके लिए खेत छोड़ना अपनी जड़ें काटने जैसा था। पहली खौफनाक शाम, एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में सिंदूरी रंग फैल रहा था, सैम क्यारियों में पानी छोड़ रहा था। अचानक उसकी नज़र पानी की धार पर पड़ी। साफ पानी धीरे धीरे मटमैला हुआ, फिर हल्का गुलाबी और देखते ही देखते गाढ़े खून जैसा लाल हो गया। सैम का गला सूख गया। उसने कांपते हाथों से उस लाल पानी को छुआ। पानी ठंडा नहीं था। उसमें एक अजीब सी गर्मी और धड़कन महसूस हो रही थी, जैसे वो किसी जीवित जीव का रक्त हो। तभी अचानक हवा का चलना थम गया। पक्षियों की चहचहाहट सन्नाटे में बदल गई। उस सन्नाटे को चीरते हुए जमीन के भीतर से एक फटी हुई, दम तोड़ती आवाज आई। सैम, हमें दम घुट रहा है, हमें बाहर निकालो। सैम के हाथ से कुदाल छूट गई। वहां कोई नहीं था, बस उसके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी कांप रही थी। नीली रोशनी का साया। उस रात नींद सैम की आंखों से कोसों दूर थी। आधी रात को खिड़की के बाहर उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। खेत के ठीक बीचों बीच एक अलौकिक नीली रोशनी जल रही थी। उस रोशनी के धुएं में एक औरत की आकृति उभर रही थी। उसका चेहरा पीला था और उसके पैर नहीं थे। वो हवा में किसी टूटे हुए सपने की तरह तैर रही थी। राधा की नींद खुली तो वो डर के मारे सैम से लिपट गई। तारांकन, वो क्या है सैम? वो हमारी तरफ देख रही है। सैम ने अपनी कंपकंपी छुपाते हुए झूठ बोला। सो जाओ राधा, कोहरे का धोखा है। पर वो जानता था कि अब सच से आंखें चुराना मुमकिन नहीं। बाबा हरनाथ और खौफनाक राज। अगले दिन सैम गांव के सबसे पुराने बुजुर्ग बाबा हरनाथ की झोपड़ी में पहुंचा। सैम के मुंह से खेत का नाम सुनते ही बाबा के हाथ से चिलम गिर गई। उस मनहूस जमीन पर हल मत चला सैम। बाबा की आवाज में मौत जैसी ठंडक थी। उन्होंने बताया कि 25 साल पहले उस जमीन का मालिक एक लालची जमींदार था। जब 12 मजदूरों ने अपनी मेहनत की मजदूरी मांगी, तो उसने उन्हें खाने में जहर दे दिया और रात के अंधेरे में उन सबको औरतों और बच्चों समेत उसी खेत में जिंदा दफन कर दिया। बाबा बोले, तारांकन, इंसाफ के बिना रूहें कभी मिट्टी नहीं बनती। वे आज भी वहां कैद हैं। आधी रात का न्याय। सैम उस रात डरा नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी के साथ खेत में गया। जैसे ही उसने खेत की मेड़ पर कदम रखा, मिट्टी से कराहने की आवाजें आने लगीं। देखते ही देखते जमीन फटी और 12 काली परछाइयां बाहर निकल आईं। उनके चेहरे झुलसे हुए थे और आंखों की जगह सिर्फ गहरा अंधेरा था। एक औरत जिसके सीने से एक नन्हा बच्चा लिपटा था, आगे बढ़ी। उसकी आवाज हवा की सरसराहट जैसी थी। सैम, तुम्हारे पिता ने अनजाने में ये पाप खरीदा था। तुम किसान हो। तुम जानते हो कि बीज को भी उगने के लिए खुली हवा चाहिए। हमें इस घुटन से आज़ाद करो। सैम की आंखों से आंसू गिरकर उस लाल मिट्टी में समा गए। उसने उन रूहों से अपने पूर्वजों की ओर से माफी मांगी। खुलासा और बलिदान। अगली सुबह पूरा गांव और पुलिस उस खेत में मौजूद थे। जब खुदाई शुरू हुई, तो जमीन ने अपने राज उगल दिए। एक के बाद एक 12 कंकाल बाहर निकले। गांव वाले सन्न थे। वे सालों से जिस जमीन पर चलते आ रहे थे, वो एक सामूहिक कब्रगाह थी। कंकालों का विधि विधान से अंतिम संस्कार किया गया। उस रात पहली बार खेत में कोई रोशनी नहीं दिखी। सन्नाटा तो था, पर उस सन्नाटे में अब डर नहीं, शांति थी। अंतिम मोड़, एक नया रक्षक। अगले दिन राधा खेत में सैम को ढूंढने गई। दूर दूर तक कोई नहीं था। खेत के बीचों बीच एक नई मिट्टी की ढेरी बनी थी, जिस पर जंगली फूल खिले थे। वहां एक पत्थर पर उकेरा गया था। यहां सैम आराम कर रहा है। जिसने मिट्टी का दर्द सुना। हवा का एक झोंका राधा के पास से गुजरा और उसे सैम की जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। राधा, अब ये खेत कभी भूखा नहीं रहेगा। मैं अब इस जमीन की रखवाली करूंगा। आज भी उस खेत में गांव की सबसे सैम, मिट्टी का अमर रक्षक। शांति के पीछे का तूफान। सैम के गायब होने के बाद गांव में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। खेत अब बंजर नहीं था। वहां फसलें ऐसी लहलहा रही थी जैसे मिट्टी को नया जीवन मिल गया हो। लोगों को लगा कि 12 रूहों की मुक्ति के साथ ही सारा संकट टल गया है।
लेकिन वे भूल गए थे कि जमीन कभी कर्ज नहीं रखती, चाहे वो खून का हो या जान का। राधा अब अकेली थी, पर उसका मन अब भी उसी खेत की पगडंडियों में अटका था। वो हर शाम मेड़ पर दिया जलाती और हवाओं से बात करती। सैम, अगर तुम यहीं हो तो एक बार महसूस तो कराओ। जवाब में गेहूं की बालियां एक साथ झुक जातीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें सहला रहा हो। गांव वाले कहते, सैम अब इस खेत का देवता बन गया है। गुनाह का हिसाब और पहली मौत। लेकिन ये शांति तब टूटी जब गांव का लालची साहूकार महेश एक रात नशे में धुत होकर उस खेत के पास से गुजरा। महेश वही था जिसने सैम की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जमीन हड़पने की कोशिश की थी। अगली सुबह जब सूरज उगा तो गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए। महेश का शरीर खेत की सरहद पर पड़ा था। उसका चेहरा पत्थर जैसा सफेद और सख्त हो चुका था, और आंखें डर के मारे फटी रह गई थीं। अजीब बात यह थी कि उसके मुंह और फटी हुई उंगलियों में खेत की गीली मिट्टी भरी थी। जब पुलिस ने उसकी लाश को पलटा तो उसकी पीठ पर गहरे नाखूनों से किसी ने खुरचकर लिखा था, लालच की फसल मौत होती है। रक्षक का भयानक रूप। गांव में फिर से वही पुराना खौफ लौट आया। लोग अब रात में उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। चर्चा शुरू हो गई, क्या सैम एक शैतान बन गया है? राधा को ये बातें सुनकर तकलीफ होती। एक अमावस की काली रात वो हाथ में लालटेन लिए खेत के बीचों बीच पहुंच गई। उसने चीखकर कहा, तारांकन सैम, सामने आओ। क्या तुम वाकई वो बन गए हो जिससे लोग डरें? तभी जमीन से एक ठंडी नीली धुंध उठी। सैम की आकृति उभरी, लेकिन इस बार वो शांत नहीं थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा नीलम जैसा तेज था, और आवाज में पत्थरों के टकराने जैसी गूंज। राधा, मैं जाना चाहता था, पर जमीन ने मुझे बांध लिया है। अब मैं सिर्फ एक किसान नहीं, इस मिट्टी का इंसाफ हूं। जो इसे दूषित करेगा उसे यहीं दफन होना होगा। पुराना पाप और मुक्ति का मार्ग। सैम ने एक खौफनाक सच बताया। पुराने जमींदार के उस जुर्म में सिर्फ वो अकेला नहीं था। गांव के कुछ रसूखदार लोग आज भी जिंदा थे जिन्होंने सच को दबाने के लिए पैसे लिए थे। जब तक वे जिंदा और आज़ाद थे, सैम की रूह इस जमीन की पहरेदारी से मुक्त नहीं हो सकती थी। बाबा हरनाथ ने राधा को बताया, तारांकन बलिदान खून का नहीं, सत्य का चाहिए। जब तक वे पापी सलाखों के पीछे नहीं जाते, सैम इस मिट्टी में कैद रहेगा। राधा ने अपनी ममता को किनारे रखकर साहस जुटाया। उसने उन पुराने दस्तावेजों और सबूतों को ढूंढ निकाला जो सैम ने अपने पीछे छोड़े थे। भरे बाजार में उसने उन बड़े लोगों के नकाब उतार दिए। पुलिस की गाड़ियां जब उन्हें ले जा रही थीं, तब पूरे गांव ने एक राहत की सांस ली। आखिरी विदाई। उस रात खेत में एक अद्भुत नज़ारा था। आसमान काला था, पर खेत से निकलने वाली रोशनी ने उसे दूधिया बना दिया था। सैम की परछाई अब हल्की और शांत दिख रही थी। उसने राधा की ओर देखा और मुस्कुराया, तारांकन, अब मैं आज़ाद हूं राधा। अब ये जमीन किसी का खून नहीं मांगेगी, सिर्फ पसीना मांगेगी। देखते ही देखते वो रोशनी हवा में विलीन हो गई। एक अमर चेतावनी, उपसंहार। अगली सुबह खेत की मेड़ पर एक पुराना पत्थर मिला, जिस पर खुद ब खुद कुछ शब्द उभर आए थे। ये मिट्टी उनकी है जो इसे पूजते हैं। धोखेबाजों के लिए यहाँ सिर्फ कब्रें हैं। आज भी उस खेत में फसल सबसे अच्छी होती है। लोग कहते हैं कि जब कभी कोई राहगीर वहां से गुजरते हुए मन में बेईमानी लाता है, तो उसे पीछे से एक भारी आवाज सुनाई देती है, मेहनत करो। मिट्टी सब याद रखती है। सैम चला गया था, पर उसकी ईमानदारी